एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट जोन 1.0 पर। आज अपन शुरू करने वाले हैं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। तो लेकिन उससे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ 3 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज क्वांटिटी, कि क्वांटिटी क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि वो कितने टाइप्स की है। और तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बताओ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बीच में। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि क्वांटिटी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज मेजर्ड बाय एंड डिटरमाइंड बाय ए नंबर्स। जैसे कि अपनी वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, विस्कोसिटी हो गई, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें जो कि सब जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए नंबर, उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। तो हमारी फिजिक्स में 3 तरीके की क्वांटिटीज होती है। फर्स्ट वेक्टर, सेकंड स्केलर एंड थर्ड इज टेंसर। तो यहाँ हम टेंसर क्वांटिटीज की बात नहीं करने वाले हैं, यहाँ केवल हम बात करने वाले हैं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। तो सबसे पहले आपको जब भी बात आए वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में, तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए, वो है क्या? डायरेक्शन। मतलब मेन डिफरेंस जो दोनों क्वांटिटीज में है वो केवल और केवल डायरेक्शन का है। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसमें डायरेक्शन होता है, जबकि जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब डायरेक्शन से मेरा मतलब है, जैसे मैंने ऐसे बोला कि राम 5 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर करी, तो 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में? दाएं बाएं, आगे पीछे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस दिशा में? मतलब मैं उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि राम ने 5 किलोमीटर साउथ में डिस्टेंस कवर करी, इसका मतलब मैंने उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दी है, उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दी है, इसका मतलब मैंने उसको डायरेक्शन दी है भाई। मतलब कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर डायरेक्शन हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी के रूप से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं मेन कुछ टॉपिक्स जो अपन कैसे डिफाइन करें कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे अपना वर्क, सबसे पहले आता है वर्क। वर्क के बारे में आपने सुना होगा। तो जब भी हम वर्क करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि हमारे शरीर से, क्योंकि वर्क एज ए एनर्जी, एनर्जी इज वर्क। हमें 10th तक अपने पढ़ा है कि वर्क को आप एनर्जी बोल सकते हो, एनर्जी को आप वर्क बोल सकते हो। लेकिन जब अपन वर्क करते हैं तो अपन को ये पता नहीं रहता कि अपन से एनर्जी कहाँ से रिलीज हुई। मतलब अपन को डायरेक्शन बिल्कुल नहीं पता। लेकिन अगर अपन बात करें फोर्स, तो फोर्स अपन बोलते थे ना, ऊपर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, या फिर दाएं से 10 न्यूटन, आगे से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। इस तरीके से अपन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं। तो जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटीज है। तो आपने ये सब चीजें पढ़ी होगी 10th तक कि वर्क एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज होती है, जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आज आपने इसको समझ भी लिया कि हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ऐसे डिस्टेंस में होता है। और कई बच्चे में से पूछते हैं कि सर स्पीड और वेलोसिटी, ऐसे में डायरेक्शन क्या? जैसे मैं ऐसे बोल दूं कि राम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो किस दिशा में भाई? डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी ना। जब तक डायरेक्शन नहीं होगी, जब तक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। मतलब मैं ऐसे बोलूं कि राम ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन कई के बार आप क्वेश्चंस में देखते होंगे, जब ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें डायरेक्टली स्पीड लिखा रहता है, लेकिन अब जब हम सॉल्व करने लगते हैं उसको हम वेलोसिटी मान के सॉल्व करते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि सर वहां पे तो स्पीड लिखी हुई थी ना। तो ये कॉमनली अंडरस्टूड है, या अपना कॉमन सेंस है कि जो ट्रेन चलती है वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। इसका मतलब वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही चलती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो उस समय अपन को वेलोसिटी ट्रेन के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। द स्पीड ऑफ ट्रेन बोल सकते हैं, उसको हम एज ए वेलोसिटी ले सकते हैं। लेकिन स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि दोनों के अंदर जो यूनिट होती है वो सेम होती है। तो अब पहला ये जो आपके 3 क्वेश्चंस है वो आपके क्लियर हो गए होंगे कि क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं, और वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि एक जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।
मान लो आपके पास कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे मान लो ए लिखा हुआ है, ए आपको 5 मीटर दे दिया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, ये इसका केवल मैग्नीट्यूड है। आप a = 5 मीटर लिखो या मोड ऑफ a = 5 मीटर लिखो, इसका मतलब हमारे फिजिक्स में एक ही है, दोनों ही किसी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये ऐसे लिखा रहता है a वेक्टर 5 मीटर ईस्ट, तो ये क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मतलब इस टाइप से, अच्छा वेक्टर को दिखाते कैसे, एक एरो से, ये एक एरो है, अच्छा इस एरो के अंदर जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं हम इसका हेड, जो कि रिप्रेजेंट करता है उसकी डायरेक्शन की किस डायरेक्शन में वो है, और इसकी जो ये लेंथ है ये हमें दिखाती है इसका मैग्नीट्यूड। यानी अगर मैं, जैसे मैंने a वेक्टर 5 मीटर ईस्ट लिखा, तो मैं कैसे लिखूंगा, मान लो ये मेरा सेंटर पोजीशन है, इधर ईस्ट है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, इधर ईस्ट, ये ईस्ट साइड हो गई, ये a वेक्टर हो गया हमारा, जिसका ये मैग्नीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 5 मीटर है, ठीक, जबकि जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है। ये हमारा नॉर्मल मेथड होता है किसी वेक्टर को दिखाने का। फिर होता है अपन ग्राफिकली, तो आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, राइट। तो अब देखो, ये वेक्टर को हम आर वेक्टर के रूप में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। तो इसके अंदर से अगर अपन एक्स पे इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, इसको मान लिया ये x1 है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो ये जो x पे जो प्रोजेक्शन लिया है ये हमारा x कंपोनेंट हो गया, किसका, इस वेक्टर का। और जब y पे प्रोजेक्शन लिया अपन ने इसका, तो ये y1, ये क्या हो गया हमारा, y कंपोनेंट हो गया इस वेक्टर का। मतलब जो लास्ट मैंने लिखा है एज ए कंपोनेंट ऑफ x एंड y, तो उसको कैसे लिख सकते हो आप, जैसे r वेक्टर है, तो r वेक्टर को मैं x कंपोनेंट में कैसे लिखूंगा, x1 ik प्लस y1 jk। तो आप सोच रहे होंगे सर ने ये आई केप और जे केप क्या लिख दिए, इसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आप इतना समझ लो कि इसको हम ऐसे कंपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है अपना मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के रूप में इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो मैट्रिक्स के रूप में आप इसको ऐसे देखते होंगे, आपने ऐसे देखा होगा 3 2, या जिस इसी आर वेक्टर को मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ x1 y1। तो ये ऐसे मैट्रिक्स जिसकी रो 1 है और कॉलम 2 है। इसी तरीके से आप इसको एक कॉलम और 2 रो में भी लिख सकते हो, कैसे, जैसे x1 और y1 लिख दिया। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं किसी भी एक वेक्टर को। तो समझ में आया होगा। अब अपन पढ़ते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर, कि हम वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है। कई मतलब स्कूल्स में अपन पढ़ते तो सर बोलते थे पैरेलल शिफ्टिंग हो गई, बच्चों को समझ में नहीं आता था यार ये पैरेलल शिफ्टिंग हुई तो कैसे हो गई। तो आज इसको अपन अच्छे से देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, राइट। अब मैं इसको, मुझे इस जगह पे नहीं रखना, मुझे तो वो दूसरी जगह पे रखना है। आप इसको दूसरी जगह पे रख सकते हो, आप इसको यहाँ रख सकते हो। मतलब मैंने इसको पैरेलली इधर शिफ्ट किया और फिर पैरेलली नीचे शिफ्ट कर दिया। मतलब इसको पैरेलल ऐसे लेके आ सकता हूँ मैं, ठीक है, फिर इसको पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ मैं। मतलब आप इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। मान लो ऐसा ए वेक्टर है तो आप इसको शिफ्ट करके, मान लो ए वेक्टर इधर आ गया, आप इसको अब इधर शिफ्ट करना चाहो तो इधर कर सकते हो, ये ए वेक्टर इधर हो गया। मतलब आप इसको कैसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर ए वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है और आप ऐसे इसको शिफ्ट करके ऐसे ले गए तो इसके पैरेलल थोड़ा है, ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है क्या, नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से पैरेलल शिफ्टिंग नहीं कर सकते। आप उसको डायरेक्शन के हिसाब से करोगे, मतलब जिस डायरेक्शन में वो आ रहा है उसी डायरेक्शन में अपन उसको शिफ्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो लगभग मेरे को समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को कि हम पैरेलल शिफ्टिंग कैसे करेंगे वेक्टर की। देखते नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि मतलब अपन ने वेक्टर देखा, तो वेक्टर अपन ने देखा कि वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो अब उसके टाइप्स देखना है अपन को। तो फर्स्ट टाइप अपने पास है इक्वल वेक्टर, कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। देखो जब भी आपको इक्वल वेक्टर दिखाना पड़ेगा तो इसके लिए आपको 2 वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अपन मैंने ले लिया, मान लो कोई भी ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है। तो मैं कब बोलूंगा कि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर हो, कब बोलूंगा, जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए, यानी दोनों की लेंथ इक्वल हो जाए और दोनों की डायरेक्शन भी क्या हो,
डायरेक्शन भी दोनों की सेम हो जाए, तब हम उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। मतलब ऐसे दो वेक्टर जिनकी लेंथ और डायरेक्शन दोनों बराबर हो, उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। इस तरीके से अनइक्वल वेक्टर भी उसी तरह से समझ सकते हैं। मान लो मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, डायरेक्शन इक्वल नहीं हुई, या फिर डायरेक्शन इक्वल हो गई तो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हुआ, या फिर दोनों ही इक्वल नहीं हुए, तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं अनइक्वल वेक्टर को। सेकेंड अपना आता है पैरेलल वेक्टर, कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है। तो पैरेलल वेक्टर को समझते समय आपको बस दिमाग में एक ही चीज रखनी है, वो क्या है, वो है डायरेक्शन। मतलब आपको केवल डायरेक्शन से मतलब है, आपको उसकी मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। किसमें? पैरेलल वेक्टर में। जैसे मान लो ए वेक्टर है, यहाँ देख लेते हैं, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, तो दोनों पैरेलल दिख रहे हैं आपको। इनका मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं है, लेकिन पैरेलल है ये। मतलब मैग्नीट्यूड अलग होते हुए भी वेक्टर्स पैरेलल हो सकते हैं। पैरेलल हो सकते क्या? होते ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं ये बी वेक्टर, तो ये इसके पैरेलल वेक्टर नहीं है। समझ में आया? अच्छा, अब अगर मैं मान लो इस ए वेक्टर के साथ इस बी वेक्टर की शिफ्टिंग करता हूं, तो कैसे होएगा? ये बी वेक्टर की मैंने शिफ्टिंग कर दी यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, इसके हेड को इसकी टेल से मैंने जोड़ दिया, तो मैंने शिफ्टिंग करी, मतलब पहले तो ऊपर शिफ्टिंग कर दी और फिर इधर खसका दिया, इसको ऐसे शिफ्टिंग कर दी, तो ये यहाँ आ गया। तो अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, वो एंगल कितने का बन रहा है? 0 डिग्री का। मतलब पैरेलल वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री। इसी तरीके से आगे बात करते हैं अपन एंटी पैरेलल की। एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन से मेरा मतलब, मान लो ए वेक्टर ऐसा है तो आपका बी वेक्टर ऐसे दे रखा होगा, तो ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। जब मैं इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करके आपस में इन वेक्टर्स को लेके आता हूँ, तो ये वेक्टर्स कुछ ऐसे बनते हैं, बी वेक्टर। तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री? 180 डिग्री। मतलब सिंपल सी बात है कि पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर में बस डायरेक्शन का फर्क होता है। पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम होती है, एंटी पैरेलल में डायरेक्शन सेम नहीं होती, वो जस्ट उसके अपोजिट होती है। समझ में आया? जैसे मैंने अभी आपको बताया पैरेलल शिफ्ट करके, और इनके बीच में जो थीटा होता है 180 डिग्री का होता है। इसके बाद आता है अपना कोलिनियर। अच्छा, अब कोलिनियर से क्या मतलब है? कोलिनियर से मतलब है ऐसे दो वेक्टर जिसके अंदर एक वेक्टर को अगर दूसरे वेक्टर के ऊपर रखा जाए तो वो टोटली ओवरलैप हो जाए, मतलब उसके पीछे छुप जाए। मतलब ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर जस्ट इसी के बराबर का हो, इसी के ऊपर है ये बी वेक्टर, इसी के ऊपर रख दूं तो ये पीछे वाला छुप जाएगा। मतलब ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं? कोलिनियर वेक्टर। फिर आता है अपना कोप्लेनर वेक्टर। देखो, कोप्लेनर बहुत बड़ा रोल रखता है फिजिक्स में। तो कोप्लेनर से मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हो। मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एक चीज से। मान लो ये मेरा एक प्लेन है, ठीक है, ये मेरा प्लेन है, इसके अंदर एक वेक्टर ये रहा, ये ऐसे लाई कर रहा है, दूसरा वेक्टर ये रहा। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पैरेलल है वो नहीं है, अपन को कोप्लेनर देखना है। तो क्या ये एक ही प्लेन में है? हाँ, ये एक ही प्लेन में है, दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। अगर ये ऐसे हो जाते तो ये प्लेन चेंज हो जाता, ये वाला प्लेन हो जाता। प्लेन से तो समझते हैं, मतलब अपने यूनिवर्स में बहुत सारे प्लेन होता है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, लेकिन दोनों एक ही प्लेन में आने चाहिए। मतलब जब भी हम ऐसे बुक को करें, मतलब ऐसे होता ऐसे, तो ये भी एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर तीन वेक्टर हो तो क्या होगा? मान लो ये तीनों वेक्टर है ऐसे, पहला वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहा है, दूसरा वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहा है, तीसरा वेक्टर भी इस प्लेन में लाई कर रहा है, राइट। मतलब तीनों ही वेक्टर एक ही प्लेन में है, ठीक है। लेकिन अगर कोई तीसरा वेक्टर ऐसे हो जाए इसके परपेंडिकुलर, या फिर ऐसे हो जाए, कैसे भी हो, तो मतलब दो वेक्टर तो एक प्लेन में आ रहे हैं, लेकिन ये तीसरा वाला एक प्लेन में नहीं आ रहा। लेकिन अगर तीनों की ओवरऑल बात करें तो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में नहीं है, मतलब तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। मतलब अगर मैं ऐसे करूं मैं बात, मान लो ये तीनों वेक्टर थे, ठीक है, अब मैं इन दोनों वेक्टर को एक प्लेन में ले लूं तो तीसरा रह जाएगा, इन दोनों को ले लूं तो आगे वाला रह जाएगा। मतलब तीन वेक्टर एक प्लेन में हो ऐसा संभव भी है और असंभव भी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है उनकी पोजीशंस के ऊपर कि वो कैसे हैं, ठीक है, अपन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आया होगा
कौन से वेक्टर होते हैं, मतलब दो वेक्टर तो ऑलवेज एक ही प्लेन में होंगे। आप कैसा भी प्लेन बना सकते हो भाई, ऐसे दाएं बाएं तिरछे कैसे भी आप उसको प्लेन को कर सकते हो, लेकिन 3 में देखना पड़ेगा कि वो एक ही प्लेन में है या नहीं है। ऐसी नेक्स्ट आता है अपना जीरो वेक्टर। तो आप सोच रहे होंगे जीरो वेक्टर, तो हाँ भाई जीरो वेक्टर भी होता है। मतलब जीरो वेक्टर मतलब कोई वेक्टर ही नहीं, वेक्टर तो है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो है और उसमें कोई डायरेक्शन भी नहीं है। सर बोलो सर, आपने तो अभी बताया था कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन जीरो में तो ना तो मैग्नीट्यूड है ना आप वैसे बोलो डायरेक्शन भी नहीं है। हाँ, तो आप इस तरीके के जो वैल्यू है उसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं, मतलब जो वेक्टर ही नहीं है, जीरो है पूरा, मतलब ना उसमें मैग्नीट्यूड है ना उसमें डायरेक्शन है। डायरेक्शन लिखी हुई आती है बुक्स में, लिखी हुई है आर्बिट्रेटरी मतलब एक मान लो कोई पॉइंट लगा हुआ है किसी सरफेस के ऊपर, तो उसको हम जीरो वेक्टर बोल देंगे क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड हम मेजर नहीं कर सकते। लेकिन डायरेक्शन भी क्या बताएंगे पॉइंट की, किधर भी ले लो आप, तो मैं तो बोलूँगा इधर है उधर है, मतलब इनफाइनाइट डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब वो आर्बिट्रेटरी डायरेक्शन उसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद आता है अपना यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये एक यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो आप पूछोगे कि सर किसी भी वेक्टर की, हाँ तो किसी भी वेक्टर की, मतलब आपको कोई भी वेक्टर दे रखा है, आपको पूछा गया कि इसकी डायरेक्शन बताओ, तो इसका मतलब वो आपसे उसका यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। और यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा? अच्छा, यूनिट का मतलब होता है 1, मतलब जिसके अंदर मैग्नीट्यूड 1 हो, और ऐसा वेक्टर का मतलब तो डायरेक्शन ही है, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो और वो केवल किसको रिप्रेजेंट करे? डायरेक्शन को, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो अब मैं जब बात करूं यूनिट वेक्टर की तो कैसे करूंगा? जैसे मान लो ये कोई ए वेक्टर है, अच्छा उसको वेक्टर से नहीं दिखाते, फिर उसके आगे हम कैप लगा देते हैं ताकि हमें पता लग जाए एक ये यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ही, आप इसको कैप में लिखो या वेक्टर से लिखो, आप इसको वेक्टर से लिख दो कोई गलत नहीं है, आप इसके फिर लिखना पड़ेगा मोड ऑफ ए इक्वल्स टू 1, यानी एक यूनिट वेक्टर है, तो इसको एक स्पेशल तरीका बनाया गया है, कैप लगा के आप इसको रिप्रेजेंट करो। तो जैसे मान लो ए वेक्टर है कुछ भी, आपको इसको बोला कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो आप क्या करोगे? उस वेक्टर में उस वेक्टर का जो मोड है यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको डिवाइड कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा? उसका कैप। क्या बन जाएगा? उसका कैप, यानी उसकी डायरेक्शन बन जाएगी। ऐसे ही हमारे फिजिक्स के अंदर जो हमारे 2D या 3D के अंदर जो एक्सिस होते हैं उनके लिए भी स्पेशल तरीके से बनाए हुए हैं कुछ यूनिट वेक्टर के एक्स एक्स को दिखाने के लिए। आप क्या करोगे? तो मैं आपको बता दूं, देखो ये मान लो ये कोई 3D के अंदर एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड है, ठीक है, राइट। तो एक्स के लिए हमने बनाया आई कैप, मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और वाई का मतलब जे कैप, एक ऐसा वेक्टर जो केवल और केवल वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड होता है हमारा के कैप जो कि जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर का क्या रोल है। आप बहुत बार देखा होगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि एज ए कंपोनेंट ऑफ एक्स एंड वाई अपन किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं। अपन ने लिखा भी था x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो फिर मैंने आपको बोला था कि अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि उसके अंदर मैंने आई कैप लगाया, मतलब जो x1 था वो x डायरेक्शन में था, जो जे कैप लगाया मतलब जो y1 था वो y डायरेक्शन में था। सिंपल सी बात है, मतलब अपन को यूनिट वेक्टर केवल और केवल डायरेक्शन देके जाता है, और किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। आप केवल उसके मैग्नीट्यूड उसके से डिवाइड कर दो। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एंगल बिटवीन वेक्टर। एंगल बिटवीन वेक्टर मतलब दो वेक्टर के बीच में एक एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए कुछ रूल्स देखने हैं। फर्स्ट रूल क्या? आपको जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो एश्योर होना पड़ेगा कि पहले वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की टेल से मिली हुई हो, या फिर दूसरा रूल है पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के हेड से मिला हुआ हो।
मतलब हेड और टेल क्या है, मतलब जैसे अभी अपन ने पहले बताया था मैंने कि ये जो एरो होता है इसको हम हेड बोलते हैं और ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको हम टेल बोलते हैं, राइट। मतलब टेल टेल से मिली हुई होनी चाहिए, हेड हेड से मिला हुआ होना चाहिए किसी भी वेक्टर के एंगल को रिप्रेजेंट करते समय। मान लो आप कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, राइट, और ये बी वेक्टर है और अपने बीच में इसमें एंगल दिखा रखा है उन्होंने 92 डिग्री, राइट। अब आपसे पूछा कि ए और बी के बीच में एंगल बताओ आप, तो आप देखते ही बोल दोगे सर 92 डिग्री। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पहले चेक करना पड़ेगा क्या पहले वेक्टर की जो टेल है वो दूसरे वेक्टर की टेल से मिली हुई है या फिर पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के हेड से मिला हुआ है क्या। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे ये टेल है, यहाँ हेड है, मतलब हेड और टेल मिला हुआ है, टेल टेल नहीं मिली हुई, हेड हेड नहीं मिला हुआ। मतलब अब क्या करना है अपन को, अब अपन को इसकी टेल को टेल से मिलाना पड़ेगा। सर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पढ़ा था क्या, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर। तो अपन किसी भी एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे। तो देखो मैं बी वाले को पैरेलल शिफ्ट करता हूं तो कैसे होगा, मान लो ये ए वेक्टर तो ऐसे था ही, तो मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया बी वेक्टर को ऐसे, तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ठीक है। और ये यहाँ तो था ही पहले से ही बी वेक्टर, और ये 92 डिग्री दे रखा था। अब ये क्या लीनियर पेयर नहीं बन गए, मतलब 92 डिग्री और ये थीटा डिग्री। तो देखो अब यहाँ पे इसकी टेल, यहाँ पे इसकी टेल, तो इनके बीच का एंगल थीटा डिग्री। अब इसको निकालेंगे कैसे, क्योंकि एक लीनियर पेयर बन रहे हैं, मतलब लीनियर पेयर मतलब एक लाइन है उसके ऊपर एक पॉइंट है, उसके ऊपर बहुत सारे एंगल बने हुए हैं, तो इन सब की एंगल का जो एडिशन होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो आप उसे निकाल सकते हो कि थीटा प्लस 92 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री। वाई? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो जब थीटा निकालेंगे तो 180 माइनस 92 डिग्री, वहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। सिंपल। मतलब आप किसी भी एंगल का जो भी वेक्टर है उनके बीच में एंगल आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको टेल से टेल मिलानी पड़ेगी, हेड से हेड मिलाना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको निकाल सकते हो। ऐसे ही अपन आगे देखते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसे दे रखा है आपको ये, और ऐसे दे रखा है ये 90 डिग्री है, तो क्या ये 90 डिग्री है? हाँ 90 डिग्री है। क्यों सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया? सर देखो यहाँ हेड है, इसका पहले वाले का दूसरे वाले का हेड है, दोनों मिले हुए आपस में। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, आप आराम से बोल सकते हो कि इसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और सर एक और क्वेश्चन बताओ आप मुझे, तो मैंने इसे बताया ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 120 डिग्री है, यहाँ से यहाँ भी 120 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ भी 120 डिग्री है। आपसे पूछा गया, अच्छा ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, आपसे पूछा गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो बताओ आप। तो सबसे पहले ए वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर का हेड मिला हुआ है, इसका मतलब अब ये एंगल तो बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो क्या, बी वेक्टर को आगे बढ़ाया और ये पैरेलल शिफ्टिंग हो गई, तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा वही हमारा ए और बी के बीच में एंगल होगा, राइट है। तो अब देखो करना क्या है, यू वापस लीनियर पेयर बन रहा है तो 180 डिग्री के बराबर होगा, तो ये थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया होगा, सिंपल तरीका है। मतलब आपको ये बस दो रूल्स ध्यान में रखना है, आपको या तो टेल से टेल मिलानी है या फिर हेड से हेड मिलाना है, और उसके लिए आपको पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़े तो पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, अगर पहले से मिले हुए हैं तो जो दिया हुआ है वही आंसर है हमारा। तो आप ऐसे एंगल निकाल सकते हो। उसके बाद अपन पढ़ते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो दो आपको स्क्रीन के ऊपर दो मेथड दिख रहे होंगे। पहला मेथड मैंने लिख रखा है हेड एंड टेल मेथड, और दूसरा मेथड लिख रखा है मैंने पैरेललोग्राम मेथड। तो सर आपने दो मेथड, हाँ इसके दो मेथड है, आप किसी भी मेथड से इसको निकाल सकते हो, लेकिन एक मेथड की कुछ लिमिटेशन है, मतलब आप उसको कुछ लिमिट तक ही निकाल सकते हो, अगर उसमें कुछ और उसके लिमिट से बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको नहीं निकाल सकते। इसलिए दो मेथड है, एक में कुछ लिमिट है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कई बार आपने क्वेश्चंस पढ़ा होगा, कई क्वेश्चंस दे देते कि राम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया पहले, तो उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर करी, फिर बोला कि सी पॉइंट पे गया उसने 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, और फिर आपसे पूछ लिया कि बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो देखो एक बात उसने ऐसे बोला ना, ए से बी की तरफ गया, मतलब उसने कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन दी, इसका मतलब वो वेक्टर था, तो मतलब ये ए से बी वाला क्या था हमारा एक वेक्टर था।
और ऐसे बी से सी वाला क्या था, हमारा एक वेक्टर था क्योंकि वो बी से सी गया। अब आपसे पूछी है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम विस्थापन बोलते हैं। तो मतलब ए और सी के बीच में जो न्यूनतम होगी क्या होगी, ये वाली होगी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर है। तो मतलब आप उसको निकालोगे कैसे, तो निकालना क्या है, पहले मैंने क्या बोला, हेड एंड टेल। मतलब जहां से जहां निकालना आपको, तो ए वाले का अपन ने टेल लिया और जहां पर ये खत्म हो रहा है उसका हेड लिया और उसको मिला दिया और उसके बीच जो आएगा वही हमारा आंसर है। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, इसी को अपन को मैग्नीट्यूड तो निकालना, डायरेक्शन तो अपन ने निकाल ली ऐसे सी या सी से जो भी आप लेना चाहो, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, पाइथागोरस सबने पढ़ा है, ये 90 डिग्री होगा तो ये पाइथागोरस से निकल जाएगा। AC क्या निकलेगा, रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आप इसको आसानी से सॉल्व करो, निकालो। ये मेथड हो गया अपना हेड एंड टेल। अच्छा, तो मतलब आपको कुछ तो समझ में आया होगा हेड एंड टेल मेथड में क्या हो रहा है कि मतलब आपको पहले की टेल यूज करनी है, दूसरे का हेड यूज करना है। मान लो क्वेश्चन ऐसे आता, 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर 6 मीटर साउथ की तरफ गया, फिर वहीं से 5 मीटर फिर ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, समझ में आया होगा। ऐसे ही और फिर 3 मीटर वापस साउथ की तरफ गया और आपसे पूछा कि उस बंदे की डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मतलब वो कितना डिस्प्लेस हो गया अपनी पोजीशन। तो क्या हुआ, देखो मान लो इतना डिस्प्लेस तो यहाँ हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब टोटल यहाँ डिस्प्लेस हो गया। तो आप इसको बहुत 2-3 तरीके से कर सकते हो आप, या तो ये इस ट्राइंगल का यूज करके ये निकालो, फिर इस ट्राइंगल का यूज करके ये निकालो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन आप दूसरी तरीके, ये वेक्टर से तो आप इसको एक साथ भी कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे आप पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, जो जो जिस डायरेक्शन में उसको जोड़ दो। जैसे 5 मीटर है ये रहा, तो नीचे वाला ये कितना था, 8 मीटर होगा, 8 मीटर, तो ये 8 मीटर आपने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। अब नीचे की तरफ 6 मीटर जो था, एक ये रहा 6 मीटर, फिर 3 मीटर था, फिर ये 3 मीटर। मतलब आपने पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, इसकी और इसकी करी तो ये तो इधर का सक के इधर आ गया, और इसकी करी तो ये इधर का सक के ऊपर चला गया। तो ये देखो ऐसे बना, तो आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ये निकाल दो। इजी हो गया ना सवाल, मतलब 5 और 8 13 हो गया टोटल, और ये 6 और 3 9 हो गया टोटल। और आप पाइथागोरस से सारे निकाल सकते हो आराम से, भाई 13 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का रूट ले लो, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। मतलब हेड एंड टेल मेथड को आप यूज करना सीख गए, आप पैरेलल शिफ्टिंग सीख गए। अब सीखते हैं अपन पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड क्या है, अच्छा इसके अंदर एक चीज और है अपने, क्या कि जब भी आप हेड एंड टेल मेथड यूज करते हो तो तभी देखा होगा आपने सारे राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहे हैं। मतलब सारे 90 डिग्री वाले ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अगर थीटा चेंज हो जाए तो 30 डिग्री या 20 डिग्री, तो क्या करोगे आप। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इसके बीच में थीटा दे दिया आपको 30 डिग्री, और फिर बोले कि इन दोनों को आप जोड़ो। हाँ, कैसे जोड़े, हम तो कोई पाइथागोरस भी नहीं लगा सकते, ना कुछ लगा सकते। तो इसके लिए यूज होता है पैरेललोग्राम मेथड। उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, जैसे मान लो आपको ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, राइट, और उसके बीच में एंगल दे रखा है आपको थीटा, और आपको रिजल्टेंट निकालना, तो रिजल्टेंट हमारा, इसको एक पहले तो कंप्लीटली आप दिमाग में इमेजिन कर लो कि एक फुल पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, फुल पैरेललोग्राम बन गया। फिर इसका जो डायगोनल होगा वो किसको दिखाएगा, रिजल्टेंट, यानी उसके एडिशन को दिखाएगा। तो इसका डायगोनल कौन सा, ये रहा, ये इसका डायगोनल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट आर वेक्टर। अच्छा, ये ए वेक्टर है, अगर ये वाला बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा। चलो ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन को एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस ए वेक्टर के ऊपर, इसको मिलाएंगे। पहले मैं नेम दे देता हूँ सबको, ये हो गया ए बी सी डी ई। अब आपको ए डी निकालना है, तो देखो एक जो ट्राइंगल है हमारे पास ए सी डी, वो क्या है,
क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, तो आप पाइथागोरस से एडी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे इसमें कि एडी का जो स्क्वायर होगा वो आपका CD का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर होगा, राइट। अब जो CD का स्क्वायर है और AC का स्क्वायर दो भागों में स्प्लिट है, मतलब AB प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग, देखो ये ऐसे ऐसे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो ये B वेक्टर है और ये 90 डिग्री है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, BC की, तो कैसे निकालूंगा मैं, देखो मेरे को क्या पता, तो जो cos थीटा है वो क्या हो गया हमारा BC अपॉन BD, ठीक है। आज BC क्या है, BC तो अपन को निकालना है, BD क्या है, BD B वेक्टर है, तो आप लिख दो BC अपॉन BD B वेक्टर, तो BC क्या निकला, B वेक्टर cos थीटा, क्या निकल गया, B वेक्टर cos थीटा। ऐसे ही हमारा CD कैसे निकलेगा, CD निकलेगा B वेक्टर sin थीटा। अच्छा ये वेक्टर लिख रहा हूँ तो CD पे भी वेक्टर लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि वेक्टर के रूप में लिख रहा हूँ मैं सब पे वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब देखो CD वेक्टर CD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अच्छा CD लिख रखा है इसका मतलब इसका मोड लिख रखा है, मैं मोड ही लिखूंगा, मोड लिखूंगा तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर CD की वैल्यू कितनी है, B sin थीटा, क्या B sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है, AB अपन को पहले से पता है A, तो इसका भी मैं केवल वही ले रहा हूँ, क्या मोड, मतलब मैंने बताया ना आपको, मोड को आप ऐसे लिख सकते हो या फिर सिंपल A लिख दो तो भी गलत नहीं है आपका, ठीक है। A प्लस BC क्या निकला अपने पास, BC निकला B cos थीटा होल स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। तो अब देखो B स्क्वायर, यहाँ पे भी B स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या बचा अपने पास एट क्लास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये किसकी वैल्यू आ रही थी, AD स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, यहाँ से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लो कि A वेक्टर दे रखा है, B वेक्टर से दे रखा है, उनके बीच का एंगल थीटा डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, उस वेक्टर का स्क्वायर प्लस जो दूसरा वेक्टर है उसका स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर B वेक्टर उनके बीच के कोसाइन यानी cos थीटा का रूट उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। ये मैग्नीट्यूड भी तो निकाला अपन ने, डायरेक्शन तो अपन को पता है ACD की तरफ होगी जो अपन ने बेसिकली निकाल ही ली है। तो आपको पैरेललोग्राम मेथड समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन भी करके दिखा देते हैं आपको, जैसे मान लो आपको मोड ऑफ A वेक्टर दे रखा है 5, मोड ऑफ B वेक्टर दे रखा है आपको 6 और जो उनके बीच में थीटा दे रखा है वो आपको दे रखा है 30 डिग्री, और आपसे पूछा कि व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर, A वेक्टर और B वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो अपन क्या करना है, पहले इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मोड निकाला तो क्या हुआ, देखो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2A की वैल्यू कितनी है 5 और B की वैल्यू कितनी है 6 और थीटा की वैल्यू cos 30 कितना होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 का 25 प्लस 36 प्लस 30 √3, तो समझ में आया होगा आपको। अब उसको इजीली आप सॉल्व कर लो और जो आंसर है वो हमारा मोड हो जाएगा, उसके बाद आप उसका आर वेक्टर निकाल दो, बस सिंपल सी बात है। मतलब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके नया तरीके से अपना जो भी है वेक्टर की एडिशन आप निकाल सकते हो पैरेललोग्राम मेथड से, अगर आपको उन दोनों एंगल्स के बीच में थीटा पता है। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मतलब सर आपने हमें एडिशन समझा दिया, सबसेक्शन हो गया अपना, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो मल्टीप्लिकेशन आपने नॉर्मल मैथ में क्या करते थे, 4.3 लिखा था तो उसको भी 12, 4 × 3 लिखते थे तो उसको भी 12, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो अलग चीज़ें हैं। मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन दो तरीके का होता है, जैसा मैंने लिख रखा है, पहला डॉट और दूसरा क्रॉस। अच्छा, डॉट का दूसरा नाम है अपना स्केलर प्रोडक्ट। मतलब
दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, डॉट डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट, मतलब उनके मल्टीप्लाई करने पर मुझे स्केलर क्वांटिटी मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे को मिलेगी वेक्टर क्वांटिटी जब मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल सी बात है। अब अपन को पढ़ना क्या है, तो देखो डॉट प्रोडक्ट होता कैसे है सर, वो अपन को देखना है। तो आपको क्या है, जैसे मान लो ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है और आपको ऐसे बोला कि आपको डॉट प्रोडक्ट का मतलब अपन डॉट लगाना है बीच में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हो रहा तो मल्टीप्लाई है लेकिन कौन सा वाला, डॉट वाला, मतलब स्केलर क्वांटिटी वाला। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड cos थीटा। क्या, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड cos थीटा। ये इसका क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। इनके बीच में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आएगी, cos थीटा। लेकिन आपको अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। अब तो देखो ये सब चीजें तो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ तो सर आपने मैग्नीट्यूड ही लिखा है, तो इसके लिए अपन एक डायरेक्शन इसमें लगा देते हैं जिसको बोलते हैं हम एन कैप। सर ये एन कैप क्या होती है, तो चलो देखते हैं, हम आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ये ए वेक्टर है जो कि ऐसे पड़ा हुआ है और ये बी वेक्टर है जो यूं पड़ा हुआ है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। जब भी मैं अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर से क्रॉस लेता हूं तो इससे जो वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन में कैसे निकालूंगा, उसकी डायरेक्शन निकालूंगा मैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से वो क्या होता है सर, देखो आपको क्या करना है, जिस वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो शुरुआत वाले वेक्टर के ऊपर आपको हाथ रखना है और जिस वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी तरफ आपको अंगुलियां घुमानी है। मतलब आपकी घूमनी चाहिए, ऐसे पीछे नहीं, आगे की तरफ। तो मान लो मैं ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। अब ए वेक्टर से मैंने अंगुली घुमाई बी वेक्टर की तरफ, ये बी वेक्टर, तो ये जैसे घुमाई ये मुट्ठी जहां बंद होती है, ठीक है, और फिर ये जो मेरा अंगूठा है वो उसकी डायरेक्शन को दिखाएगा। मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर जो वेक्टर मिलेगा वो जस्ट मुझके इसके परपेंडिकुलर मिलेगा। मतलब ए क्रॉस बी वाला वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला वेक्टर होगा। तो आपको समझ में आया होगा इसकी डायरेक्शन। अगर मान लो ए वेक्टर इधर होता और बी वेक्टर इधर होता तो सब सर तब क्या करते, तो आप ऐसे रखते, ऐसे थोड़ा ना करते, नहीं, जो सबसे छोटा है तो आप करते ऐसे और फिर इसको ए क्रॉस बी करते तो बीच नीचे आ जाता ए क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ये नीचे की तरफ आ जाता, ऐसे नीचे की तरफ, ये वेक्टर उस सरफेस से नीचे चला जाता। तो अगर इसको थोड़ा आप ये देखो कि अब उसको दिखाएंगे कैसे, राइट। तो देखो मान लो ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, आपने इसके बीच में क्रॉस किया तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आप ऐसे दिखाओगे। और ये कैसे निकाला अपन ने, राइट हैंड थंब रूल से ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर की तरफ, और नीचे वाला डायरेक्शन क्या होगा, माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब जस्ट इसका अपोजिट। अच्छा ये माइनस क्या होता है सर, देखो कोई वेक्टर लिखा हुआ है और उसके आगे माइनस ए वेक्टर लिखा हुआ है तो इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट साइड है। माइनस साइन ये दिखाता है, राइट। तो आपको डॉट प्रोडक्ट समझ में आया होगा, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी कैसे करते हैं, और ये जो एन कैप होता है वो डायरेक्शन कौन सी होती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, मतलब मोड ऑफ ए वेक्टर दे देगा, मोड ऑफ बी वेक्टर दे देगा, आपको बीच में थीटा दे देगा, तो आपसे पूछ लेगा कि इसकी डायरेक्शन बताओ, या फिर आपको मोड ऑफ ए दे दिया, मोड ऑफ बी दे दिया, थीटा दे दिया, आपको उसका क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लेगा तो आपको एन कैप लगाना पड़ेगा। लेकिन और भी तरीके से इसके सवाल बनते हैं, वो सवाल कैसे बनते हैं आज ये देखते हैं आगे कि वो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। कुछ चीजें और बाकी है इसमें तो वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो देखो ए वेक्टर है, आपको दे रखा है 3xik प्लस 2yjk, राइट। और बी वेक्टर आपको दे रखा है 3mik प्लस 2jk प्लस 3kk, इसमें भी एक k कैप लगा लो, 7k कैप, राइट।
आपको बोला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो, राइट, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखो, आप बोलोगे सर मुझे तो इनके बीच में एंगल ही नहीं पता, राइट, सही बात है ना, एंगल नहीं पता आपको। तो देखो, ये हमारा 3D डायग्राम होता है, राइट। अब देखो, ये हमारी x यानी आई केप, ये y यानी जे केप, ये k यानी k केप। अगर मैं कोई बोले कि j और k केप के बीच में एंगल कितना, तो आप कितना बताओगे? 90 डिग्री, क्योंकि आप सबको पता है कि x y z जो भी होते हैं वो परफेक्टली एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। तो i और j के बीच में कितना होगा? वही 90 डिग्री। लेकिन अगर आपसे पूछे कि i और i के बीच में कितना होगा, तो आप कितना बताओगे? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोलिनियर हो गए। मैंने बताया कोलिनियर के अंदर 0 डिग्री होता है, पैरेलल भी हो गए। अच्छा, अगर आपको बोल रहा है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालो, आप क्या निकालो? a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो आप क्या करोगे? इस 3x i केप को और 3 बस i वाले से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप i को j से करोगे तो क्या होगा? देखो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर करते जब क्या होता है? a मोड ऑफ b cos थीटा, ये जो थीटा पे डिपेंड करता है। तो थीटा यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा जब i और j करोगे? तो i और j के बीच में तो थीटा 90 डिग्री होता है ना, तो वो ऑब्वियसली 0 होने वाला है। मतलब अनसिमिलर के साथ जब भी करूंगा वो 0 होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और जो cos 90 होता है वो हमारा 0 होता है। लेकिन अगर मैं i को i से करूंगा तो उसके बीच में जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आएगा, और 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अपन आराम से इसको निकाल सकते हैं। आपको इतना तकलीफ लेने की, तो कई बार तो सोचते हो सर ये 3 नंबर है, एक एक को 3 से मल्टीप्लाई करना है। भाई नहीं करना, आपको बस आई से करना है, जे से करना है, के से करना है। और केक वाला के याद मत कर लेना, सलमान खान वाला के याद आ जाए आपको। तो देखो करते हैं। तो 3x को आपने मल्टीप्लाई किया 3m से, प्लस 2y को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस 7 को आपने मल्टीप्लाई किया 3 से। आप पूछ रहे हो सर ये आई केप जे केप क्या हो गया? आई केप इंटू आई केप कितना हो गया? आई केप डॉट आई केप कितना हो गया? 1। सिंपल सी बात है। मोड ऑफ आई केप मल्टीप्लाई मोड ऑफ आई केप, उनके बीच का थीटा कितना? 0 डिग्री, तो cos थीटा की वैल्यू 0। अच्छा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी दुनिया में कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। वो केवल और केवल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही दिखाता है। तो आपने केवल मोड बचा, तो 1 × 1 तो 1 ही होता है। देखो इसको सॉल्व कर लेंगे फिर। 9xm प्लस 2y प्लस 2 प्लस 10। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप बोलोगे कि सर इसका अगर मेरे को इसको क्रॉस वेक्टर करना है मुझे, तो क्रॉस वेक्टर में कैसे करूँगा? तो देखो क्रॉस वेक्टर भी देखते हैं अपन। एक सेकंड में इसको हटा दूँ। इन्हीं का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना होता तो क्या करते आप? तो देखो इसको अपन मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं। आप इसको अलग तरीके से भी सॉल्व करते हैं, वैसे भी बता दूंगा मैं आपको, मैट्रिक्स के से भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स बनाना है i j k, राइट। फिर आपको क्या करना है? इसको यहाँ उतारना है, ये 3x 2y 7, फिर उतारना है 3m 2 और 3, राइट। आपको इस तरीके से इसको मैट्रिक्स को यहाँ उतार लेना है, राइट। फिर आप क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे आई कैप। क्या लिखोगे? आई कैप। आई कैप लिखा, फिर ब्रैकेट लगाओगे, फिर इसी का कॉलम छोड़ोगे ये वाला, और इसी के आप ये रो छोड़ोगे। और उसके बाद ये जो 4 क्वांटिटीज बचेगी, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और बीच में माइनस का साइन। मतलब 2y को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है? 6y माइनस का 14। फिर आप जे केप लिखोगे। जे केप जब भी लिखोगे आप माइनस का साइन लगाओगे, फिर ब्रैकेट में लिखना है। तो फिर जे वाले को देखो, जे वाले का कॉलम छोड़ दो और जे वाले की रो छोड़ दो। क्या बचा? 3x 3y 7 और 3। पहले 3 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर 3m को 7 से। तो 3 को 3x से करोगे तो 9x माइनस का 7 21m। फिर आपको क्या करना है? के का करना है, तो के लिखोगे आप यहाँ पे, फिर ब्रैकेट लगाओगे। फिर क्या करना है? के वाला कॉलम और के वाली रो छोड़ दोगे, तो क्या बचा अपने पास? 3x 2y
3m और 2, फिर 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई होगी माइनस 3m को 2y से, तो देखो किया तो क्या आएगा 6x माइनस 6my, राइट। बस इसको अलग अलग सॉल्व कर लोगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब सिंपल तरीका है आपको। अच्छा, एक चीज़ कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि कई बार पूछ लेता है आई को जे से क्रॉस करोगे तो कितना आएगा। तो देखो आई को जे से क्रॉस करोगे तो के आता है, ठीक है। कैसे आप इसको ऐसे कॉन्सिक्यूटिव याद करो, आई जे और के। आई को जे से किया तो के आ गया, ठीक है। फिर के को आई से करूंगा तो फिर जे आ जाएगा। लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो के को जे से करूंगा तो माइनस का आई आएगा, और जे को आई से करोगे तो माइनस का के आएगा। मतलब उल्टा चलोगे तो वैसे और सीधा चलोगे तो प्लस के पॉजिटिव आते रहेंगे। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, अब आई क्रॉस आई, सर मैं आई क्रॉस आई करूँ तो एक सेकंड, आई कैप क्रॉस आई कैप करो तो देखो मैंने क्या बताया आपको, क्या होता है मॉडिफाई साइन थीटा एन कैप। तो देखो साइन थीटा, तो आई और आई के बीच में तो थीटा कितना होता है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री, तो मतलब इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। मतलब इक्वल से क्रॉस वेक्टर लूंगा तो 0। तो इस तरीके से आपने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, और आगे भी अपन इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। और आगे आने वाली वीडियो के अंदर अपन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू ऑल व्यूअर्स।